हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको PT 365 इन्वायरमेंट की ये 5वीं क्लास कराने जा रहा हूँ और इसमें हम लोग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी अच्छे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है जो आपके स्टैटिक पोर्शन से हैं उसको भी देखने को मिलेगा। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला टॉपिक है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो सबसे जब बात कर रहे हैं हम लोग ना कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन खबरों में क्यों रहा है, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो भी मानक हैं और जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी परीक्षण सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उसका समर्थन के लिए फाइनेंस करने की बात जो कर रही थी, उसमें योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। किस प्रकार से जो है फाइनेंस वगैरह जो है वो होगा, सभी चीज़ें कैसे डेवलप होंगी, कैसा रेगुलेशन फ्रेमवर्क होगा, क्या मानक होंगे, उन सभी चीज़ों के लिए एक फंड की आवश्यकता होगी। इसी के लिए उसने दिशा निर्देश जारी किया। किसने जारी किया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। तो खबरों में क्या रहा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो बात आती है कि सब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को समझना है, उससे पहले हमें ग्रीन हाइड्रोजन को समझना पड़ेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जब भी हम लोग हाइड्रोजन को जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो सौर, पवन, हाइड्रो, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ऊर्जा के। अब यहाँ से बिजली का उत्पादन करेंगे हम लोग सौर ऊर्जा से या पवन से या हाइड्रो से, मतलब पानी से, जल स्रोत से। तो जब यहाँ से जो बिजली का उत्पादन हुआ, अब उससे उत्पन्न बिजली का उपयोग करेंगे किस चीज़ के लिए? जो H2O है, वाटर। अब इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से H2 और O2 में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो यही जो है ना ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है बायोमास से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल अनेक जगहों पे होता है, आप देख सकते हो। तो हाइड्रोजन के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन। तो इसकी प्रक्रिया में कोल गैसिफिकेशन का इस्तेमाल होता है, सोर्स कोयला होता है। ग्रे हाइड्रोजन में मीथेन रिफॉर्मेशन होता है। ब्लू हाइड्रोजन में यहाँ पे देखो तो CCUS के साथ मीथेन रिफॉर्मेशन और कोल गैसिफिकेशन, जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल होता है। फिरोजा होता है यहाँ पे पैरोलाइसिस, ये मीथेन का इस्तेमाल होता है। पिंक में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। ग्रीन में आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल होता है। किसी के लिए उसी से सब बनेगा, हर जगह हाइड्रोजन ही, लेकिन जो प्रक्रिया प्रोसेस होता है उसी के बेसिस पे अलग अलग जो है रंग के माध्यम से इसको हम लोग बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे इसकी ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली का उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के जो एक्सपेंडिचर के साथ इसको शुरुआत की गई थी, 2 चरण में जो है। तो यहाँ पे देखना है कि 2 चरण जो है 25-26 तक पहला चरण, उसके बाद 26-27 से लेकर 29-30 तक दूसरा चरण इसका होगा। उद्देश्य ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन उसके जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसका प्रोडक्शन करना है, उसका उपयोग करना, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भारत को ग्लोबल हब को तौर पे उसको बनाना है, ठीक है। इसे मुख्य कंपोनेंट ये है कि यहाँ पे डिमांड को जो है कई तरह से उसको सृजन करना है, सुगम बनाना है। साइट प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है। ये ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट प्रोग्राम इसी के अंतर्गत है। और अनेक जो है इसमें यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब का विकास करने के लिए 3 पत्तन की पहचान भी की, पोर्ट्स की, दीनदयाल कांटला पारादीप और VO चिदम्बरनार तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाया भी था, ये वाला टॉपिक मैंने कराया था ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जब 3 पत्तनों की पहचान की गई थी, तो ठीक है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कुछ जो इनिशियल कदम उठाए गए, गेल लिमिटेड ने इंदौर में गैस सिटी वितरण ग्रिड में हाइड्रोजन को मिक्स करने की भारत की पहली परियोजना शुरू की। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। NTPC गुजरात में PNG नेटवर्क में 8% तक ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स करना शुरू कर दिया। ग्रेटर नोएडा में और लेह वगैरह में तो यहाँ पे जो है बसें चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो हैं इसमें इनिशिएटिव्स हैं। लेकिन जो बात आ रही है खबरों में क्यों रहा है वो समझो। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो भी मानक का रेगुलेशन है उसके फ्रेमवर्क के लिए जितने भी फंड वगैरह की बात हो रही थी उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए, ठीक है। तो इसका बजटीय परिव्यय कितना है? तो 2025-26 तक 200 करोड़ रुपये है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी योजना के अंतर्गत जो एजेंसी होगी इसकी पूरी इस परियोजना की, और ये तमाम चीज़ों के लिए काम करेगी, ठीक। बात आती है कि 2030 तक इस मिशन से क्या परिणाम निकलेंगे। तो हमें जो है वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी लाना है। 6 लाख से अधिक जो नौकरियाँ सृजित होंगी, कुल 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसमें तमाम चीज़ें बात कर रही हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करना है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे हैं। अच्छा, अब आती है हमारी कि अन्य सुर्खियाँ। साइट यानी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम, साइट कार्यक्रम के तहत ग्रीन अमोनिया की बीडिंग के लिए आवंटन बढ़ा दिया गया है, खबरों में था,
ठीक। अब आते हैं हम लोग जियो थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जियो थर्मल एनर्जी। तो हाल ही में भारत की जो संभावित भूतापी ऊर्जा कैपेसिटी है वो 10,600 मेगावाट आंकी गई है। तो भूतापी ऊर्जा क्या है उसके बारे में समझते हैं। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी से जो उत्पन्न और संग्रहित नवीकरणीय ऊष्मा ऊर्जा है, ये बात को आपको जानना है, ठीक है। अब ये आंतरिक ऊष्मा कहाँ से होती है, तो जो ध्यान देना है, रेडियोधर्मी क्षय और पृथ्वी के निर्माण में जो निरंतर ऊष्मा हानि होती रहती है उसी से ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब लेकिन इसके नुकसान भी हैं, बहुत सारे नुकसान, जैसे भूमि धंस सकती है, ऊर्जा का परिवहन शुल्क जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पारा, आर्सेनिक, बोरान, एंटीमनी जैसे इन सारे रसायनों का प्रदूषण बढ़ने के खतरा होती है, बहुत सारे उच्च लागत होती है, ठीक है। तो जियो थर्मल प्रोविंसेस जो हैं ये आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे ये वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन्स है, बीच वाले कुछ रीजन्स हैं, ये शायद दिल्ली से आसपास के इधर का, और ये आपका वेस्ट वाला जो है बॉम्बे हाई वाला वेस्ट कोस्ट का सब है, ठीक है। कुछ उड़ीसा और कोलकाता के साइड भी है। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यहाँ पे देखने उपाय क्या किया गया है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम RTD शुरू किया गया है। जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा जो है वो गैर लाभकारी जो यानी एनजीओ अनुसंधान संस्थान है उसको 100% फाइनेंस दे रही है, और स्टार्टअप वगैरह को 70% तक जो है फाइनेंस कर रही है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक चीज़ ये देखो, माहिर मिशन ऑन एडवांस एंड इम्पैक्ट रिसर्च माहिर को शुरू किया गया है। इसके बारे में नीचे हम लोग और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो इसके आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, नीचे हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक। तो जियो थर्मल की जो कैपेसिटी है वो 10,600 आंकी गई है, और जियो थर्मल आप जान लो पृथ्वी से उत्पन्न और संग्रहित नवीकरणीय ऊष्मा ऊर्जा होती है, ये जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, UCG। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, UCG की बात जब हम करते हैं तो सुर्खियों में क्यों रहा है। कोयला मंत्रालय ने झारखंड में एक महत्वपूर्ण भूमिगत कोयला गैसीकरण UCG पायलट प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया है, ठीक है। तो ये होता क्या है, पहली बात ये समझ लो, एनर्जी प्रोडक्शन की ये प्रोसेस है पूरी, ठीक है, वास्तव में। और इसमें होता क्या है कि जो भी गैस है कोयला होती है उस वहीं पर वायु या ऑक्सीजन को प्रवेश कराएंगे और उसको प्रज्वलित करके उस वहीं पर गैसिफिकेशन होगा, उसको हम लोग सीन गैस में बदल देते हैं, सीन गैस में, ठीक है, सिंथेसिस गैस या सीन गैस में। अब इसी से फिर जो उसको इस्तेमाल होता है, जो उस गैस होगा उसका हम लोग इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक। तो ये देखो आप, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसके लिए करीब करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 1000 डिग्री टेम्परेचर की, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, विद्युत होगा, रासायनिक फीड स्टॉक और हाइड्रोजन का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो इसका उपयोग क्या होता है कि मान लो कि हर एक कोयला का खनन तो आप कर नहीं सकते, तो ऐसे में जो खनन नहीं किया जाने वाला कोयला उसका भी इस्तेमाल हम लोग कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप जान लो। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऊर्जा के प्रोडक्शन की एक प्रोसेस है पूरा, ये भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो कोयला का जो संस्तर है ना टोटल, वहीं पे उसके मूल स्थान पर उसका बिना खनन किए ही उसको हम लोग उपयोगी गैस का दहन करके उपयोगी गैस का उत्पादन कर लेते हैं, जैसे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे जो होती हैं गैस होती है, जैसे कि इथेन, CO2, H2 और CO इस तमाम चीज़ों का मिश्रण होता है। अब इसका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कमी आती है। अब इसके लिए तमाम जितने एक्सपेंडिचर होते हैं कोयला के खनन के लिए, वो सब चीज़ें तो करनी नहीं पड़ती हैं। और ऊर्जा घनत्व भी जो होता है वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वही, मतलब जितना आप खनन के मुकाबले जो है ये थोड़ा सा ये इकोनॉमिकली बेनिफिट पड़ता है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें भी हैं, धंसाव का खतरा है, भूजल काफ़ी अधिक जो है ये कंटामिनेटेड हो जाएगा। अब उसके लिए टेक्नोलॉजी का भी अभाव है और अस्थिर प्रक्रिया है। कोयला के गैसीकरण के लिए मिशन चलाएंगे, राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन 2030 तक 100 मीट्रिक टन का कोयला का गैसीकरण उसको द्रवीकरण प्राप्त करना इसका टारगेट है। कितना? 100 मीट्रिक टन, ठीक है। अच्छा, कोयला लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना भी है, ठीक। तो सरकार जो है सब तमाम चीज़ों के लिए प्रयास कर रही है। इसी तरह से जो अभी ये ज्वाइंट उद्यम समझौता, इसको छोड़ दो आप, इसको मत पढ़ना, इसका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक खेती। तो केंद्रीय सुर्खियों में क्यों रहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ठीक है,
इसके शुभारंभ को मंजूरी दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के मंजूरी दे दी गई है एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, और पूरा इसका जो क्रियान्वयन को कौन करेगा, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का नाम बदल करके राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कर दिया गया। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 6 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। और इसको अगर हम करें तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसी के अम्ब्रेला योजना के तहत इसको शामिल किया गया था एक उप योजना के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, तो ध्यान देना है 600 प्रमुख ब्लॉक है, उसमें 12 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना है। ठीक है, फाइनेंशियल वगैरह तमाम चीज़ों की इसमें सहायता क्लस्टर निर्माण में करेगी। तो प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य यही है कि हमें किसी तरह से सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए इन सारी पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाए। इनपुट कॉस्ट जो है उस पर जो खेती का लागत होता है इस पर हम लोग कहते हैं, तो उसको कम करना है जिससे आय में वृद्धि हो, क्योंकि प्राकृतिक खेती वास्तव में अगर आप जब करेंगे तो इनपुट कॉस्ट काफ़ी अधिक होता है। इसलिए जो किसान होते हैं वो इन सारी तकनीकों को अपनाने से और घाटे की जो उनके अंदर भय रहता है ना, उससे इसको करते नहीं है। तो ब्रांडिंग वगैरह भी करना है, और देसी गाय स्थानीय संसाधनों पे जो भी इंटीग्रेटेड कृषि पशु पालन का मॉडल है GS3 में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके मेंस के लिए भी, इसको लोकप्रिय बनाना है। ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इसकी विशेषता ये है कि जो पूरा ये मिशन है ना, दो वर्षों में ये जो भी इच्छुक ग्राम पंचायत होंगी 15,000 क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा, और इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। मिशन के कंपोनेंट कौन है, तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है, मॉडल फॉर्म्स प्रदर्शन फॉर्म्स और कृषि सखी है। कृषि सखी का काम यह है कि जो भी इच्छुक किसान होंगे उनके बीच में जागरूकता का प्रसार करना और उनका जो है संगठित करके मार्गदर्शन करना जो है इसका मुख्य काम रहेगा। प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो यह रसायन मुक्त कम इनपुट वाली जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली होती है। शुरू करने वाले प्राकृतिक खेती के राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र, छत्तीसगढ़, केरल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड है। इसका लाभ ये होता है कि बहुत सारे प्रोडक्शन में सुधार होते हैं, जैविक विविधता और कृषि जैव विविधता में वृद्धि होती है, और जो पूरा ये देखें तो कृषि का जो माइक्रो बायोटा है उसका पुनर्जीवन होता है, मृदा का जो हेल्थ होता है, सॉइल हेल्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर होता है। ठीक है, और ये भी एक बात यहाँ पे देखो, जैव इनोकुलम का इस्तेमाल जो कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा करके मनुष्यों के लिए जो जैव उपलब्धता है उसमें सुधार करता है। इसके कंपोनेंट अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो बीजामृत है, यह गाय के गोबर, मूत्र और चूना आधारित जो मिश्रण उसका उपयोग करके बीजों को बीमारियों से बचाता है। जीवामृत है, तो इसके कंपोनेंट्स हैं, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उसके कंपोनेंट को बढ़ावा देने वाले बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। ये मल्चिंग है, नमी को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, ये मल्चिंग का इस्तेमाल होता है, बायोमास उसको इस्तेमाल करते हैं, मृत पादप वगैरह को उसको ढक करके मिट्टी को ढक देते हैं, इससे क्या होता है कि नमी बनी रहती है। वहापहाशा है, वहापहाशा ये केचुओं को एक्टिव करके वायु और जलवाष्प की उपलब्धता बढ़ाते हैं और पादप का संरक्षण वगैरह तक करने के लिए जैविक मिश्रण का छिड़काव वगैरह होता है। तो प्राकृतिक खेती के कंपोनेंट्स। अब आता है कि ऑर्गेनिक बनाम प्राकृतिक कृषि की जो प्रणालियां हैं, नेचुरल फार्मिंग बनाम ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रणालियां, ये क्या है। तो दो बात आती है कि समानता एक इसमें ये है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समानता ये है, देखो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हम लोग करते हैं, दूसरा नेचुरल फार्मिंग की, दोनों बातें अलग अलग हैं। समानता बस इसमें ये है कि दोनों रसायन मुक्त कृषि प्रणाली, मतलब यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, और मुख्य रूप से ये बायोमास मैनेजमेंट, प्राकृतिक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल चक्र और बहुफसली खेती वगैरह पर निर्भर होती हैं। लेकिन अंतर ये है कि जैविक कृषि जो है वो इसमें खेत से बाहर से खरीदे गए जो ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट शामिल होते हैं खेत से बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो कि प्राकृतिक खेती में किसी भी बाहरी इनपुट का इस्तेमाल नहीं होता। देसी जो गाय होती है उसी से ही जो है तमाम जो उस गोबर वगैरह चीज़ें रहेंगी, मतलब जितनी नेचुरल चीज़ें हैं ना वही सब चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मृदा में सुधार की जब बात आती है तो इसमें जो है खनन किए गए प्राकृतिक खनिज, इसके माध्यम से आवश्यकता के आधार पर मृदा में सुधार होता है। यहाँ पे कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, कृषि प्रक्रिया में देखें तो यहाँ पे तमाम चीज़ें निराई गुड़ाई और जुताई की होती है। यहाँ पे क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को और केंचुओं को प्रोत्साहन होता है, जबकि जो है इसके जुताई वगैरह नहीं होगी, बट इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और केंचुए वगैरह का कार्बनिक पदार्थों का जो अपघटक होते हैं उनको हम प्रोत्साहन देते हैं, और वहीं जो है उसका इस्तेमाल होता है उसको जो है तमाम चीज़ों से उसको फर्टाइल करने में। लागत अधिक होती है, यहाँ पे लागत कम आती है प्राकृतिक कृषि में। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि के लिए जो है बढ़ावा देने की कुछ पहल शुरू की गई है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान बना है। ठीक है, नॉलेज पार्टनर है डिजिटलीकरण के लिए सभी जो प्राकृतिक खेती पे कहानियाँ हैं।
अच्छा, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र भी है, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन भी है, जो NAPCC है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इस पे 8 मिशनों में से एक है राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी रासायनिक और कीटनाशक रहित कृषि उपज है उसको सुनिश्चित किया जाए, और पर्यावरण रूप से हमारी जो अनुकूल पद्धतियां हैं कृषि के लिए कम लागत वाली, उनको हम लोग किसी न किसी तरह से प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दें, ताकि जो है हमारे जो इनपुट कॉस्ट है ये सब चीज़ों में कमी आए, और जो है इसमें हम लोग रासायनिक खेती से हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो पाएँ। तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका नेशनल पास्ट सर्विलेंस सिस्टम NPSS। सुर्खियों में क्यों रहा है? केंद्रीय कृषि मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS का उद्घाटन किया। यह जो प्रणाली है वो कृषि सेक्टर में जो भी कीट है उससे निपटने के लिए इंटीग्रेटेड कीट मैनेजमेंट, पेस्ट सर्विस मैनेजमेंट को बढ़ावा देगी। ठीक है, अब इस पूरी प्रणाली का उद्देश्य यही है कि कीटनाशकों के लिए जो रिटेल विक्रेता है उस पर किसान की निर्भरता कम करनी है, और कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए NPSS जो जरूरी है। इसमें बहुत सारे जो है एजेंसियां शामिल है, उसको मत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसकी विशेषता ये कि AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके कीट मैनेजमेंट की बात करती है। यहाँ पे मोबाइल ऐप और पोर्टल ऐप भी है। किसान अपने जो भी संक्रमित फसल कीट की फोटो लेकर प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, उनके बारे में मालूम चल जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि पर्यावरण अनुकूल प्रणाली होती है। पेस्ट वैकल्पिक जो पेस्ट नियंत्रण विधि होगी और तकनीकों का उसका इस्तेमाल करेंगे और फसल को नुकसान पहुँचाने वाले पेस्ट की आबादी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इसके तरीके ये हैं कि परंपरागत कीट नियंत्रण है, यहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे भौतिक भी है, जैविक नियंत्रण भी है, रासायनिक नियंत्रण भी, तो तमाम इसमें जो है कंपोनेंट्स हैं, सभी तरह की इसमें इंटीग्रेटेड है, तो इसमें सभी चीज़ें शामिल होंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर तरह से कीटों के प्रबंधन की यहाँ पे बात इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, फूड वेस्ट इंडेक्स। UNEP ने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। यह रिपोर्ट वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम RAP के सहयोग से शुरुआत की गई है। FWI जो है फूड वेस्ट इंडेक्स, ये जानने इसके बारे में थोड़ा समझना है कि फूड वेस्ट मैनेजमेंट रिटेल और जो उपभोक्ता कि यहाँ जो बर्बाद होने वाले भोजन और अनाज है उसके अखाद्य हिस्सों की मात्रा को वैश्विक तौर पे और नेशनल लेवल पे ट्रैक करता है। यानी कि इसमें दो बातें आती हैं। SDG जो हमारा 12 है, 3.1 और 3.1 जैसे करके यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद बात करते हैं। तो ये करता क्या है कि जो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक है फूड वेस्ट इंडेक्स, ये जो है खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में जो खाद्य हानि होती है, फूड वेस्ट होता है, उसकी बात करता है, उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा ये था कि खाद्य अपशिष्ट की मात्रा कम करना, प्रति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट जो होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया रिपोर्ट में कि 2022 में सभी महाद्वीप के परिवारों ने प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक एक वक्त का मील बर्बाद किया है। और ये जो पूरा खाद्य बर्बादी हो रही है, खाद्य अपशिष्ट, ये पूरी जो है ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8% का योगदान देती है। तो बहुत खतरनाक चीज़ है डेटा ये। ठीक है, बात यहाँ पे होती है कि RAP के सहयोग से ये पूरी UNEP ने इसको तैयार किया था, किसको? फूड अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट। तो आपको प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना है कि UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स को लॉन्च किया, और किसके सहयोग से? RAP के सहयोग से, वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम के सहयोग से। तो RAP क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन के उद्देश्य पर एक NGO है, स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में UK में हुई थी। ठीक है, ये बातें हैं। PPP मॉडल पे काम वगैरह करता है, तो बस इतना समझना है। दूसरा आता है आपका नेक्स्ट है अदर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन न्यूज। जो भी अन्य जो संधारणीय पद्धतियां खबरों में रही हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला है पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। उड़ीसा में संरक्षण कृषि की जो यह विधि है, पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, अब बहुत अपनी लोकप्रियता जो थी वो खोती जा रही है। पैरा फसल विधि क्या होती है? तो फसल बुआई की एक रिले विधि होती है, जिसमें धान की जो फसल है, खड़ी फसल, उसकी कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले उस खेत में कम अवधि में तैयार होने वाली जो दलहन तिलहन फसल है उसके बीज का छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह जो नई फसल होती है, बुआई से पहले खेत की जुताई, निराई वगैरह, सिंचाई, उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है और भूमि का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अपना लोकप्रियता खोती जा रही है। ठीक है, तो ये बातें हैं। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीन मैन्योरिंग। तो तमिलनाडु में हरी खाद का जो वितरण शुरू किया गया, ढैंचा जो उसको बोलते हैं, हम लोग की तरफ भी ढैंचा वगैरह होता था पहले, अब तो शायद बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं बोते हैं, बट ढैंचा बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये एक हरी खाद है। ठीक है,
अब जो फलीदार पौधे होते हैं इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ना, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है और ये पौधों की पर्याप्त वृद्धि के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में इसका ढांचा का इस्तेमाल होता है, पशुधन के लिए आहार के रूप में और मृदा सुधार के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये बढ़ाती है, जो सॉइल इरोजन है उसको कम करती है, खरपतवार का प्रसार को रोकती है, मिट्टी का जो क्षारीय हो जाते हैं, बेसिक नेचर हो जाता है उसको कम करती है। ठीक है, और जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको जो है इंक्लूजन उसका बढ़ाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसका जो है इस्तेमाल होना हमारे मिट्टी के सॉइल प्रोफाइल के लिए, बहुत सॉइल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब कहाँ, अब तो रासायनिक कृषि जो है वो सब तमाम चीज़ें इतना प्रसार हो गया है कि बहुत ज़्यादा जो है ये आप देख रहे होंगे कैंसर स्टेट के रूप में जो है पंजाब वगैरह को और हरियाणा वगैरह को जो है ये सब माना जा रहा है अब तो, क्योंकि यहाँ पे इतना रसायन का इस्तेमाल हुआ है कृषि के लिए ना कि उसकी जो दुष्परिणाम है अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसीलिए सरकार नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाने की बात कर रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट है, भारत जो कृषि ICAR उसके द्वारा प्रयोग से पता चला कि इंटीग्रेटेड पोषक तत्व मैनेजमेंट पद्धतियों ने जो मृदा की उर्वरता है उसको बनाए रखा है। तो बात आती है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है क्या। तो इसके तहत जो है एक हमारी जो प्रोडक्टिविटी उसको जारी रखने के लिए, एक वांछित तौर पर प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जो मृदा की उर्वरता है और पौधों की पोषक तत्वों की आपूर्ति है उसको मैक्सिमम लेवल तक जो है बनाए रखना, अच्छे लेवल तक बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए इंटीग्रेटेड तरीके से जो भी कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक घटक सभी स्रोतों से इसका जो भी लाभ हो रहा है उसका इस्तेमाल करना है। इससे होगा क्या, मृदा की जो उर्वरता है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसकी फूड सिक्योरिटी, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसके लिए सरकार ने बहुत सारी पहल भी किया है। तो PM प्रमाण योजना आप जानते होंगे, उर्वरकों के लिए, संतुलित उपयोग के लिए। इसी तरह से MDA है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन है, परंपरागत कृषि विकास योजना है। तो सरकार की ये बहुत सारी पहलें हैं। मिसलेनियस बातें हैं, इसमें अवैध रेत खनन, ठीक है, अवैध रेत खनन की बात आती है, इलीगल सैंड माइनिंग की बात आ रही है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अवैध रेत खनन पर ED से रिपोर्ट मांगी है। रेत संसाधन के बारे में समझते हैं। UNEP के अनुसार जो रेत होता है दुनिया में सर्वाधिक दोहन करने वाला नेचुरल रिसोर्स होता है। पहला स्थान पर जल संसाधन है, यानी जल का सबसे अधिक दोहन होता है। और हमने ग्राउंड वाटर के दोहन पे जो है कितना अधिक पूरे भारत में स्थिति विकराल होती जा रही है, इस पर मैंने अभी पिछली ही क्लास में 2 क्लास पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में। इस पर रिपोर्ट भी आई थी जिसमें आपको बताया गया था कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी अधिक जो है वो दोहन किया गया, तो उनके बारे में हमने समझा था। उसी तरह से अगर बात करते हैं कि जो रेत है पूरी दुनिया में दोहन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन होता है, स्रोत आप जानते होंगे रेत। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जानने वाला बात कि MMDR एक्ट, जो खान खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 है, उसके तहत क्या है, एक गौड़ खनिज है, गौड़ खनिज। ठीक है, अब इसका रेगुलेशंस जो होता है गौड़ खनिजों का, वो राज्य सरकारों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो उसका लेजिस्लेटिव सेक्टर होता है, क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत आता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं रेगुलेट करती है। ठीक है, अब रेत खनन का प्रभाव आप जानते होंगे, मेंस में तो आपको काम आएगा, प्रीलिम्स में तो ये सब चीज़ें आनी नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो बहुत सारा इसका प्रभाव पड़ता है। चरम घटनाओं में वृद्धि होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अधिक नदी तटबंधों पे नुकसान पहुंचता है, जैव विविधता की हानि होती ही है, और पूरा जो बहाव होता है नेचुरली वो भी प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं वाटर लेवल जो होता है ग्राउंड का वो खत्म होता जाता है। ठीक है, सरकार ने इसके लिए बहुत सारे SOPs जारी किए, खान मंत्रालय ने इसके लिए फ्रेमवर्क जारी किया 2018 में। ठीक है, इसके लिए जो है ओवरबर्डन वगैरह तमाम चीज़ें सब इसके खबरों में है। तो ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं कराता हूँ, सीधी बात बता दूँ। ठीक है, बाकी जो इतना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही करो, क्योंकि सब कुछ याद नहीं हो पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आता है इको मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और शायद UPSC ने भी एक बार का इसमें स्टेटमेंट के माध्यम से पूछ रखा है इसी से संबंधित। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको मार्क नियम 2024 को नोटिफाई किया, खबरों में इसलिए रहा। तो इको मार्क है क्या, इसको समझते हैं, और इस जो पूरा नियम को नोटिफाई किया है उसको क्या है हम समझते हैं। तो इको मार्क जो है ये BIS, मैंने आपको पढ़ाया था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS भारतीय मानक ब्यूरो है, उसके द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रमाणन चिन्ह है। क्या है प्रमाणन, एक चिन्ह होता है, साइन होता है। इन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। ठीक है, इको मार्क को जो है
पहली बार 1991 में 1991 में शुरू किया गया था। स्वैच्छिक योजना है और बाजार में पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद होते हैं उसकी पहचान करने में मदद करता है। किसी भी जो इको उत्पाद का अगर इको का लोगो लगा है या ISI की स्थिति है तो ये बताता है कि यह पर्यावरणीय मानक और भारतीय नियमों का, यह भारतीय मानकों का पालन करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इको मार्क जो नियम है उसके एग्जीक्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो CPCB को मैंने अभी कल ही पढ़ाया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। और मैं आप कमेंट करके बताना कि किस एक्ट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मैंने कल की क्लास में इसको बताया हुआ है किस एक्ट के थ्रू। वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जल वाले एक्ट के, जल संरक्षण वाले एक्ट से है कि वायु संरक्षण वाले प्रबंधन वाले एक्ट से है, वायु प्रदूषण जल संरक्षण एक्ट से है, तो उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो कमेंट करना आप कि जो CPCB है वो किस एक्ट के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसका रेगुलेशंस जो होता है ना नियमों का, वो क्या कौन करता है, CPCB करता है। और इस पूरे कार्यक्रम का जो इको मार्क कार्यक्रम उसका प्रभारी कौन है, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। ठीक, तो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो उसी ने जो है ये इसके नियम भी नोटिफाई किए। और अगर इसका पूरे नियमों का जो एग्जीक्यूशन कौन करता है, तो CPCB करता है। तो अब आवेदन करता है, इसमें बताया गया है पूरे नियम में जो नोटिफाई किया गया उसमें आवेदन जो विनिर्माता होंगे उनको CPCB के माध्यम से जो है इको मार्क के लिए आवेदन करना पड़ेगा। बात समझिए आप। ठीक है, अच्छा, 3 साल के लिए पूरा इको मार्क के उपयोग की अवधि होगी, वैध होगा। ठीक, अब भारत सरकार ने जो है भारत में पर्यावरणीय प्रमाणन के लिए अन्य योजनाएं शुरू की है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई है। किस लिए, तो संधारणी फॉरेस्ट मैनेजमेंट और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड पार्टीज़ का जो है इसका वॉलंटरी थर्ड पार्टीज़ का प्रमाणन करती है। ये तमाम चीज़ें हैं। अब आता है इथेनॉल 100। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल शुरू किया है। इथेनॉल 100 क्या है, एक गैसोलीन का एक स्वच्छ और रहित विकल्प है। 92 से 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट और 1.5% सहविलायक हायर सेचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण होता है। ऑक्टेन संख्या होती है इसकी 100 से लेकर के 105। हाई परफॉर्मेंस वाला इंजन है ये। ठीक, के लिए बिल्कुल ये हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन के लिए बेहतरीन होता है इथेनॉल। तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस फ्यूल को शुरू किया है। गैसोलीन का एक विकल्प है, ग्रीन है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। क्या पर्यावरण प्रभाव जो होगा इससे प्रभावित नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म RETAP, तो RETAP के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप था, उसकी पहली वर्चुअल बैठक भारत और USA के प्रतिनिधियों के बीच में शुरू हुई। ठीक है, घोषणा कब हुई थी, तो 2023 में हुई थी। स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत हुई थी। ठीक है, अब इसको 2021 में शुरू किया गया था। स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार के लिए तेजी लाने के लिए सहयोगात्मक पहल है ये। ठीक है, बस। बायो CNG, इंदौर नगर निगम जो है एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सुविधा से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम बायो CNG का प्रोडक्शन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सुविधा से जो है वो 17,000 किलोग्राम की बायो CNG प्रोडक्ट करती है। कौन, इंदौर नगर निगम। तो बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, इसकी बात करते हैं। यह जो है बायोगैस का एक प्यूरिफाइड और कंप्रेस्ड रूप होता है जिसमें 90 से 98% मीथेन पाई जाती है। 2022 में इसका शुभारंभ हुआ था संयंत्र का। और ये ध्यान देना है कि गोवर्धन पहल का एक हिस्सा है। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये और योजना थी, एक पहल था, इस पहल का एक हिस्सा है। अब गोवर्धन पहल है तो इसका समन्वय मंत्रालय कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण मंत्रालय मत लगा के चले आना, या नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय मत। जल शक्ति मंत्रालय का स्वच्छता और पेयजल विभाग जो इसका समन्वय जो है विभाग है। ठीक है, अब ये करता क्या है, तो जो बायोडिग्रेडेबल या जो CBG है, इन सभी बायोगैस है, इन जैसे और जैविक खाद जैसे जो मूल्यवान संसाधन उसको परिवर्तित करता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। सुपर हाइड्रोफोबिक जो है कैटलिस्ट, वैज्ञानिकों की टीम ने सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट यानी एक कैटलिस्ट को विकसित किया है। बायोडीजल की प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम कर सकता है। सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट के बारे में समझते हैं कि यह बायोमास सेलुलोज से बनाया जाता है, इन्वायरमेंट के बहुत अनुकूल है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग बार बार किया जाता है और काफ़ी किफ़ायती भी है। ठीक है, यह जो भी बायोडीजल का प्रोडक्शन होता है उसके दौरान जो भी हानिकारक वाटर बायो प्रोडक्ट है उससे निपट सकता है। और कोई भी बायोडीजल के प्रोडक्शन की जो साइट होगी उसको जो है जहरीले या विषाक्त होने से बचाएगा। ठीक है, एक संधारणीय विकल्प प्रदान कर सकता है, किस चीज़ के लिए, अपशिष्ट निपटान के लिए। ठीक है, और हम बात करते हैं तो ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब के विकल्प के रूप में जो भी बायोचार है उसकी उपयोगिता को विस्तार देता है। बहुत अधिक ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे बायोडीजल की कॉस्ट को जब कम कर रहा है तो ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वाटर रिपेलेंट कैटलिस्ट है ये।
अब आता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR। हाल की रिपोर्ट में यह दर्ज विश्लेषण किया गया कि जो कंपनियां हैं वो कैसे अपना रही हैं जो BRSR है, डिस्क्लोजर को, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो डिस्क्लोजर है। तो इस पूरे डिस्क्लोजर में बात करते हैं कि यह है क्या। तो सेबी एक संस्था है, सेबी, ठीक है। सेबी जो संस्था है उसने क्या किया कि जो एक BRSR, ठीक है, अब ये BRSR क्या है, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर है। ये डिस्क्लोजर है एक मतलब प्रकट करना है हमको, कंपलसरी है, ये पूरा मैकेनिज्म ये कंपलसरी है। अब किसके लिए कंपलसरी, जो टॉप 1000 जो सूचीबद्ध कंपनियां हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनियां हैं बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, उनके लिए अनिवार्य है कि जो उनका फाइनेंशियल जो पूरा प्रदर्शन रहा है, कितना वो मुनाफा कमाई है, कितना उनकी हानि हुई है, जो भी कुछ है उसका, और जो पर्यावरण, सोशल और गवर्नेंस प्रदर्शन उनका कैसा है, उसके बीच का पूरा जो प्रदर्शन है उसके बीच में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करके उसको डिस्क्लोज करना है पब्लिकली, ठीक है। तो ये बात है, सेबी ने इसको शुरुआत की थी, उसके बाद ध्यान देना है। और इसको अब इसके पूरी डिस्क्लोजर की जो एक क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए 2023 में BRSR कोर की शुरुआत की थी। 9 जो सब्जेक्ट्स है उसका एक सेट था, उसमें एक तरह से पूरा उसमें सारा डिटेल्स थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसको शामिल किया गया था। 9 सेट था उसमें, ठीक। कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट 2024 है। किसने लॉन्च किया है, तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कार्बन मार्केट वॉच ने ज्वाइंटली इसको जो है लॉन्च किया है, जिसमें कि विश्व की जो 51 बड़ी कंपनियां उसको जलवायु की संबंधित रणनीति की जो उसकी पारदर्शिता और स्वतंत्रता कितनी है उसमें आकलन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल CETM। हाल ही में क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर UN के महासचिव के नेतृत्व में एक पैनल ने CETM पर रिपोर्ट जारी की। इस पैनल को एनर्जी ट्रांजिशन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित करने के लिए गठित किया गया था। CETM क्या होते हैं, तो वे खनिज होते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के लिए आवश्यक होती हैं। दुर्लभ भू खनिज तांबा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलियम इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। ध्यान देना इसमें। अब ध्यान देना है कि जो पूरा विश्व है ना, वो जीवाश्म ईंधन से हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग, नवीकरणीय ऊर्जा। इसी को हमने ऊपर अभी कल की क्लास में क्या पढ़ा था, जस्ट ट्रांजिशन, ठीक है, जस्ट ट्रांजिशन की हम लोग बात कर रहे थे कल की क्लास में। तो ट्रांजिशन कर रहा है, तो इसीलिए CETM है उसकी मांग 3 गुना बढ़ने की ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एनर्जी मिशन जो ट्रांजिशन मिनरल्स होते हैं, ठीक। बात है बायोमास ब्रिकेट्स। बायोमास ब्रिकेट्स ऊर्जा और बिजली के उत्पादन के ईंधन के विकल्प के रूप में उभरे हैं, ठीक है। और वर्तमान में अगर बात करें तो बायोमास प्लेटलेट्स जो है उसका कोयले के विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो है क्या ये, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, तो कृषि अवशेष हो सकते हैं, वानिकी अवशिष्ट हो सकते हैं, या अपशिष्ट बायोमास होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थों के कॉम्पैक्ट ब्लॉक होते हैं, कार्बन न्यूट्रल होते हैं। कोई भी दहन करने से जो ब्रिकेट्स जो होते हैं वो CO2 एक्स्ट्रा तौर पर वो उत्सर्जित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है परिवेश पोर्टल। तो केंद्र सरकार के परिवेश पोर्टल पे जो विवरण है उसके अनुसार 50,000 से अधिक मंजूरियां दी जा चुकी हैं। परिवेश पोर्टल है क्या, तो परिवेश का फुल फॉर्म देखो, प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट सिंगल विंडो हब का एक नाम है परिवेश पोर्टल। किसने विकसित किया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको शुरू किया है, विकसित किया। उद्देश्य क्या है, तो जो भी पर्यावरण, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र है उससे संबंधित कोई भी मंजूरी होगी तो सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगा, और उसकी जितनी अनुपालन हो रही है, जो भी मंजूरी दी गई है उसका क्या करेगा, निगरानी भी करेगा परिवेश पोर्टल, ठीक है। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे संगठन जो खबरों में रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG की तरफ जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुरुग्राम हरियाणा में है। तो हाल ही में खबरों में इसलिए रहा कि आर्मेनिया जो है ISA में शामिल होने वाला 104वां देश बन गया है। 104 देश, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 2015 में पेरिस में संपन्न जो भी UNFCCC का COP21 था, तो भारत और फ्रांस ने इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया था, ठीक है। अब इसकी एक रणनीति है टुवार्ड्स 1000 रणनीति द्वारा इसको डायरेक्ट मतलब यहाँ पे निर्देशित किया था। तो 2030 तक हमें सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी में $1000 बिलियन का निवेश करना है, इसकी पहली रणनीति है। दूसरी है स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से 1000 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराना है। 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा कैपेसिटी स्टैब्लिश करनी है, और सौर ऊर्जा के उपयोग से हर साल 1000 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन का शमन करना है।
ठीक है, 104 देश अगर इसमें हो चुके हैं। अब इसने कुछ पहल शुरू की, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये बहुत बेहतरीन पहल है। अलग अलग जो रीजनल ग्रिड्स हैं उसको कॉमन ग्रिड से जोड़ना इसका एक उद्देश्य है। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर इनिशिएटिव है। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी GSF है। मीगा ISA सोलर फैसिलिटी है। मीगा जो है विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, आप जानते होंगे इसको, ठीक है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, ध्यान देना है। ये जो पूरा मेगा सोलर फैसिलिटी है ना, ये उप सहारा अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। विकासशील देशों में जो भी सीमा पार निवेश उसको बढ़ावा देता है, किस लिए, तो पूरी जो है ये डोनर फंड इस्टेब्लिश किया है ताकि जो है निवेशकों को, ऋणदाताओं को गारंटी तौर पे सीमा पार निवेश को बढ़ावा दिया जाए। और इसमें जो है सोलर परियोजनाओं का विकास करने के लिए ग्रिड वगैरह को प्रोफेशनली तौर पे उनको जो है एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ बात करता है। रिपोर्ट और सूचकांक की जब बात करते हैं तो पहला उसका रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग सोलर 2020, ठीक है। दूसरा है स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज, और तीसरा जो है सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप। ये जो है कुछ रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। यह OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के तहत एक जो है स्वायत्त इंटर गवर्नमेंटल जो है संगठन है, ठीक है। 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। 32 सदस्य देश हैं, 13 सहयोगी सदस्य हैं। यहाँ पे ध्यान देना, एनर्जी और इस सूचकांक रिपोर्ट इस यहाँ पे कुछ है तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 है। इसने रिपोर्ट जारी किया, किसने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जारी किया वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024, ठीक है। तो बताया गया इसमें कि जो तेल और NLG के जो सप्लाई होती है उसका 20% हिस्सा कहाँ से होता है, होर्मुज जल डमरू मध्य, ध्यान देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है होर्मुज जल संधि, ठीक है, वहीं से निकलता है, ठीक। अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि 2030 से पहले दुनिया की जो आधी से अधिक बिजली होगी कम उत्सर्जन वाले स्रोत, यानी कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से अधिक उत्पन्न होगी, ठीक है। ट्रैकिंग SDG 7 एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये भी जारी करता है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या है कि SDG 7 का लक्ष्य ये है कि 2030 तक सभी को किफ़ायती, संधारणीय और आधुनिक ऊर्जा को उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है इसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है इसका रिपोर्ट में पूरा यहाँ पे बातें होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल EV आउटलुक और वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2024, ये दो रिपोर्ट्स भी जो है IEA जारी करता है। अब आता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आबू धाबी में है, ठीक। भारत भी इसका सदस्य है। कार्य क्या करता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए मंच के तौर पे काम करता है, बहुत सारे जो डेटा और उसका एनालिसिस वगैरह करता रहता है। रिपोर्ट ये है अ वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ब्रीफिंग ट्रैकिंग COP28 आउटकम्स, इसकी पहली रिपोर्ट है। दूसरी कुछ रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर आसियान, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका आता है UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और इसका उद्देश्य यह है कि UNDESA जो है वो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पे इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए पूरा काम करता है, ठीक है। 1948 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। इसकी रिपोर्ट कुछ है, यह ध्यान दो, भारत इसका सदस्य है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोग्रेस प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट भी जारी करता है, और GSDR वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट, और साथ साथ देखें संधारणीय विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट भी जो यही जारी करता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका आता है SDSN UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि कई बार खबरों में था, तो इसलिए पिछली बार आप नीचे जो आप आर्टिकल पीछे अपने आर्टिकल जो भी पढ़ा है वहाँ पे SDSN का नाम आ रहा था, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। 2012 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और कुछ इसकी पहल हैं, युवा समाधान यूथ सोल्यूशन प्रोग्राम करता क्या है, युवा के जो इन्वेटर्स हैं ना, युवा इन्वेटर्स, यूथ इनोवेटर्स, इनको बढ़ावा देता है। SDSN नेटवर्क भी है जो सोल्यूशंस तमाम जो SDG समाधान है उसको अपनाता है। थीमेटिक नेटवर्क्स पे रिपोर्ट्स यहाँ पे बात करें, संधारणीय विकास रिपोर्ट या SDG में कितना प्रोग्रेस हुआ इसको ट्रैक करती है। SDG सिटी गाइड है, ग्लोबल हैप्पीनेस पॉलिसी रिपोर्ट है, खुशहाली को संधारणीय विकास से जोड़ करके यहाँ पे हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार करती है। SDG ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप भी है जो SDG को हासिल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने की यहाँ पे बात होती है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब। तो भारत को इसमें शामिल होने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में इसके लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।
यह वैश्विक मंच है दुनिया भर में सहयोग करने के लिए, सहयोग को बेहतर करने के लिए और एनर्जी के एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कार्य करता है ये। और पूरे इस काम के लिए भारत की ओर से ऊर्जा तथा ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को इसको पूरे एग्जीक्यूटिव एजेंसी के रूप में इसको नामित किया गया है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। ठीक है, हाल ही में इसकी जो है पूरी बैठक संपन्न हुई थी, पूरा इसका जो है काउंसिल हुआ था बैठक, तो पूरी इसकी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल ने इसकी मेजबानी की थी और बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई? जो कांग्रेस का जो वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रॉटरडैम नीदरलैंड है, वहाँ पे इसकी बैठक हुई। ठीक है, एक वैश्विक ऊर्जा निकाय है, यूएन से मान्यता प्राप्त है और इसकी चैरिटी भी है और कंपनी भी है। ठीक, मिशन क्या है कि बेहतर जीवन स्वस्थ ग्रह के लिए हमें जो है ये स्वच्छ, सस्ती, विश्वसनीय ऊर्जा यानी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को उपलब्ध कराने में सक्षम करने की बात करता है। ठीक है, इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि ह्यूमनाइजिंग एनर्जी और लुक एट G20 एजेंडा पहली रिपोर्ट है। वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा रिपोर्ट 2024 है। तीसरा आपका रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो फाउंडेशंस 2024 और चौथा जो है आपका वर्ल्ड एनर्जी इशू मॉनिटर 2024। इसके कुछ 4 जो है ये रिपोर्ट और सूचकांक ये पब्लिश करता है कौन? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। जाहिर सी बात है सब कुछ आपको याद होगा नहीं, लेकिन आप एक बार जो है अपने मन में पढ़े रहेंगे, इसको सामने से देखे रहेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आपको पास क्वेश्चंस आएगा ना तो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट कर लोगे। जब पढ़े ही नहीं रहोगे तो फिर अगर क्वेश्चंस आ भी गए तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर के या तो छोड़ दोगे या तो फिर गलत कर दोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले आर्टिकल आपका जो है जो ऑर्गेनाइजेशन खबरों में रहा है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI। ठीक है, इसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाराणसी यूपी में है। ठीक है, साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है इसका इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, भारत और इसको पूरा जो इसका बनारसी में इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये भारत के कृषि किसान कल्याण विभाग और इसके RRI के समझौता में इसके बीच में MU हुआ और 18 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ठीक है, करता क्या है? राइस साइंस के माध्यम से गरीबी भूखमरी को कम करने के लिए समर्पित संस्था होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत कृषि खाद्य प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास चल रहे हैं, तो खबरों में था ये। ठीक, अब आते हैं हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट्स, इरिस की पहल की बात हो रही है यहाँ पे। तो खबरों में क्यों रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट्स जो है सुर्खियों में इसलिए रहा कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI है। CDRI क्या है? एक वैश्विक साझेदारी है। इसका मकसद ये कि जो जलवायु है और आपदा, ठीक है, इसके खतरे से निपटने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसको मजबूत करना है। ठीक है, अब इस गठबंधन में जो देश हैं, UN की एजेंसियां हैं, प्राइवेट सेक्टर है और शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसलिए CDRI ने लघु विकासशील, द्वीपीय विकासशील देश हैं, इसमें आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए IRIS कार्यक्रम है, इसके तहत $8 मिलियन के फाइनेंस की घोषणा की है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि लघु द्वीपीय विकासशील देश क्या हैं, तो वो समझ लो। ऐसे देश होते हैं, ऐसे रीजन्स हैं जो कि संधारणीय विकास संबंधी जो चुनौतियां उसको झेल रहे हैं और एक ही जैसे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहे हैं। सभी देश द्वीपीय नहीं है, लेकिन कुछ जैसे बेलीज, गुयाना, सूरिनाम, इसको आप मैप में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको उनकी विशेष जो चुनौतियां, जो ऐसे देश है जैसे मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरिनाम, मॉरिशस, पापुआ न्यू गिनी, वानातू, गुयाना, सिंगापुर, ठीक है, इन सभी जो द्वीपों में चुनौतियां हैं उसी तरह से बेलीज, गुयाना, सूरिनाम में भी हैं। ठीक है, तो ये इनको जो है लघु द्वीपीय विकासशील देशों का दर्जा दिया गया है और ये बहुत जो है इनकी तरफ से बात करें तो इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि इनके ऊपर बहुत अधिक खतरा है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके लिए इनके लिए वैश्विक उपाय भी की गई है, इनका गठबंधन भी बनाया गया है, लघु द्वीपीय देशों का गठबंधन AOSIS। अब इसने क्या किया, इसने बात समझो कि इस किस प्रोग्राम के तहत, तो IRIS कार्यक्रम, इरिस कार्यक्रम के तहत $8 मिलियन के फाइनेंस की बात की। किस लिए? आपदा रोधी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए, किसने? CDRI ने। ठीक है, अच्छा, अब ये पूरा बैठक जो हुई थी वो SIDS पर UN का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? एंटीगुआ और बाराबूडा में। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाएगी। अब यहाँ पे एक देखो तो
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत $2.5 मिलियन के फंड की भी घोषणा हुई थी। जो भारत सहित जो 30 लो मिडिल इनकम कंट्री वहाँ पे भी जलवायु परिवर्तन रोधी बनाने वाले शहरों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो इरिस कार्यक्रम है उसके सदस्य समझो कौन कौन से हैं। तो सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, EU, भारत, UK और स्मॉल जो आइलैंड द्वीप वाले हैं देश हैं वो तो है ही। ठीक है, COP26 के नेताओं का जो शिखर सम्मेलन हुआ था COP26 में इसको लॉन्च किया गया था इरिस कार्यक्रम को। ठीक है, UN का जो है SIDS हजारिया पुरस्कार भी जीता है इरिस कार्यक्रम। ठीक है, इसी के तहत $8 मिलियन की घोषणा की गई है CDRI के द्वारा। ठीक, अब एक जो है यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस त्वरित कोष भी है। ये उद्देश्य ये है कि जो आपदा से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने के लिए सहायता देता है। 50 मिलियन का एक जो है ट्रस्टेड फंड भी है। ठीक, अब बात आती है इसमें कि नेक्स्ट चीज़ें हैं, और नेक्स्ट चीज़ें ये हैं कि जो लघु द्वीपी देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके लिए UNDP की कुछ पहल भी हुई थी। उसके पहले बारबाडोस कार्य योजना भी है। UNDP की जो पहल थी क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, इसके ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव आप याद रखो, इसी मैगजीन में जब क्लास में आप पिछले क्लासेस में मैंने कराया रखा है 2 क्लासेस पहले। यह स्मॉल जो लघु द्वीपी देश हैं उनको नेशनल स्तर पे जो निर्धारित योगदान है NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, जो NDC के बारे में 3-4 बार पढ़ा चुका हूँ, उसको तैयार करने में सहायता करती है क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव भी है। ठीक, इसी तरह से सामोआ पाथवे भी है। लघु विकासशील देशों के लिए त्वरित कार्रवाई पद्धति भी है। जलवायु न्याय पर एक UN का संकल्प 2023 भी है, और समुद्री कानून के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR। हाल ही में UNDRR ने वसुधैव कुटुंबकम के लोकाचार के अनुरूप वैश्विक संकटों से निपटने की जो पूरी प्रतिक्रिया प्रणाली में भारत की भूमिका की सराहना की है। तो UNDRR के बारे में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका कार्य क्या है कि आपदा के न्यूनीकरण के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है उसके क्रियान्वयन को सुगम बनाना है। तो भारत ने बहुत सारे जो है, अब जब आपदा के संकट जब बहुत सारी चीज़ें इसने पहल शुरू की, जैसे कि तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया तो ऑपरेशन दोस्त चलाया। जो चक्रवात मोचा उसको बोल सकते हैं, म्यांमार में था तो वहाँ पे ऑपरेशन करुणा चलाया। कोविड-19 में वैक्सीन मैत्री चलाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत की भूमिका की सराहना हुई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है सेंडाई फ्रेमवर्क। यह 15 वर्षीय गैर बाध्यकारी समझौता है। गैर बाध्यकारी 7 लक्ष्य हैं इसमें। इस पिछले होगियो फ्रेमवर्क जो है, होगियो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इसी का एक संस्करण है जो उन्नत संस्करण है, इसको बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। 2015 में जो जापान था उसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे UN के जो विश्व सम्मेलन था उसमें अपनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि आपदा जोखिम में कमी लाना के साथ जीविका स्वास्थ्य वगैरह तमाम चीज़ों है उसमें, जैसे आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, इन सभी चीज़ों को नुकसान में कमी लाना है। प्राथमिकता ये है कि आपदा जोखिम को समझना वगैरह तमाम चीज़ें हैं। और बिल्ड बैक बेटर, जो पुनर्निर्माण, पुनर्बहाली के लिए, पुनर्वास के लिए जो बिल्ड बैक बेटर की जो पूरी ये प्रोग्राम चलाया गया उसकी अपनाना है उसको। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क तक 7 लक्ष्य हैं 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो काफ़ी हद तक किस चीज़ को कम करना है कि आपदा संबंधी वैश्विक मौत, लोगों की संख्या, GDP के संदर्भ में आर्थिक हानि और इंपॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर हानि है सर्विसेज की, उसको कम करना है। काफ़ी हद तक उसको बढ़ाना क्या है, तो 2030 तक हमें नेशनल और लोकल लेवल पर DPR संबंधी रणनीति उसको बनाना है। विकासशील देशों के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, और अग्रिम चेतावनी प्रणाली और DPR संबंधी जो सूचना है उसको उपलब्धता को पहुँच को भी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है मरीन हीट वेव्स। मरीन हीट वेव्स यहाँ पे समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मरीन हीट वेव की बात आती है तो सुर्खियों में क्यों रहा, ICR केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, उसके अनुसार अक्टूबर 2023 से लेकर कई महीनों तक लक्षद्वीप में हीट वेव की स्थिति बनी रही। कई सारी कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं हुई। कोरल ब्लीचिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। और इससे क्या हुआ कि समुद्री जल धाराओं में परिवर्तन भी हुआ और वायुमंडल अधिक गर्म भी हुआ। समुद्री हीट वेव क्या है, एक चरम मौसमी घटना होती है जिसमें होता क्या है कि एक समुद्र के एक स्पेशल रीजन में जो होता है, किसी खास क्षेत्र में समुद्र की जो सरफेस होती है ना, उसका सरफेस टेम्परेचर, सीस का जो सरफेस टेम्परेचर होता है कम से कम 5 दिन मान लो, और उसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उसमें तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। कई महीनों तक ये बनी रहती है। तो ये हीट वेव से बहुत अधिक खतरनाक जो होती हैं, ये दिक्कतें सामने आती हैं, बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, इससे मत्स्य जो मतलब मछलियाँ होती हैं उनके पूरे इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जो पूरा
वेपराइजेशन का, इवेपोरेशंस का तमाम जो प्रोसेस होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, इससे जो होता है पूरा गर्म जल की स्थिति से जलधारा में परिवर्तन होते हैं, तो इससे जितनी भी मछलियां हैं, पूरा जो समुद्री इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। चक्रवात आने की संभावना अधिक हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। केंद्रीय जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है, 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। ICAR के हिस्सा के रूप में हेडक्वार्टर कोच्चि में है। ठीक है, विश्व में एक अग्रणी उष्णकटिबंधीय समुद्री अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बारे में हमें समझना है। साइक्लोन्स के बारे में बेसिक सी जानकारी अगर आप देखो तो आप क्लास 11th के ज्योग्राफी की फिजिकल ज्योग्राफी में आप इसको पढ़े होंगे। सुर्खियों में क्यों रहा कि गुजरात के कच्छ के तट पर जमीन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ चक्रवात जो था असना, उसके लिए अलर्ट जारी किया गया। जमीन पर उत्पन्न होने वाला दुर्लभ चक्रवात असना था, उसके लिए अलर्ट जारी किया गया। तो यहाँ पे आप देखो चक्रवाती तूफान यहाँ पे जो है ये था, उष्णकटिबंधीय जो है ये चक्रवात था। तो ध्यान दो कि UN की एक विशेष एजेंसी है WMO, इसने चक्रवात के नामकरण की एक प्रक्रिया को अपनाया है। ठीक है, किसी भी जो महासागरीय बेसिन के लिए जो जिम्मेदार संस्था होती है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो तटीय क्षेत्रीय निकाय है उसके द्वारा चक्रवात के नामों की सूची तैयार करती है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, बहुत सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर एक पैनल है, उसमें बहुत सारे सदस्य देश भी हैं और इस क्रमिक रूप से जो है वो नामकरण करते हैं और इसका इस्तेमाल होता है। एक व्यक्ति जो एक देश होगा एक बार नामकरण करेगा, फिर उसके बाद अगला अगला ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, तो असना चक्रवात था गुजरात के कच्छ के तट पे, वहाँ पे उसके लिए अलर्ट जारी किया गया था। बात आती है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है एक घूर्णी तूफान होता है। ठीक है, घूर्णी वाला ऐसे ऐसे। ठीक है, तीव्र हवा व भारी बारिश के लिए जाना जाता है और उसके मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उसकी अगर देखें तो हवा की जो स्पीड होती है ना, उसी रफ्तार उसी के आधार पर उसको हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की, थोड़ा सा उसको मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पे क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। क्या होता है, ऐसे वृत्ताकार सर्किल होते हैं। व्यास इनका कितना होगा, 50 से लेकर के 1000 मील तक होता है। जो लो कम दाब वायु क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में घूमते हैं, लो प्रेशर एरिया वाला जो एयर प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, तीव्र हवा और बारिश होती है और ये देखें तो त्वरित झंझावात यानी जो बिजली वगैरह कड़कती थी उससे घिरे होते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये चक्रवात जो होते हैं भूमध्य रेखा से 10 डिग्री की दूरी पर शांत कटिबंध जो होता है साइलेंट जोन, वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी होती है, जिससे नम हवा में निहित जो जलवाष्प होता है उसका संग्रहण होता है, फिर ये आते हैं। भारत में अगर बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, तो बंगाल की जो खाड़ी है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए दुनिया का सबसे एक्टिव जो रीजन है वहाँ एक है। बंगाल खाड़ी में जो मौसम अगर देखें चक्रवात का, आमतौर पर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक ये संभावना बनी रहती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो आते रहें। इसी तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बात करें तो चक्रवात जो होता है चक्रवात अटलांटिक में उसको हरिकेन, पश्चिम प्रशांत और चीन सागर में उसको टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली। UPPCS में पूछा गया सवाल है ये, प्रीवियस ईयर सब कुछ BPSC में भी पूछा गया सवाल है, ये पूछता रहता है विभिन्न नाम जो होते हैं। ठीक है, चक्रवात जो होते हैं वो टॉर्नेडो से अलग होते हैं। टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो तो तीव्र गति से घूमते हवा के स्तंभ होते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर टॉर्नेडो में जो होता है जो तीव्र गति से जो घूमते स्तंभ के ऊपर नीचे उतरती रहती है। ठीक है, और पूरा ऐसे देखोगे आप ना, टॉर्नेडो अमेरिका वगैरह में आते रहता है, बहुत खतरनाक होता है ये। और टॉर्नेडो मुख्यतः भूमि पे ही उत्पन्न होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ 100 व्यास में बहुत उसकी कम रेडियस होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात होती है कि स्थानीय लोकल लेवल पे विनाश बहुत ज़्यादा करता है। मुख्य तौर पे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, ये कहीं ना कहीं समुद्री परिघटना होती है। ठीक, कई दिनों तक एक्टिव होता है, लेकिन ये जो टॉर्नेडो होता है ये कुछ मिनटों के लिए एक्टिव होता है। लोकल लेवल पे बहुत अधिक जो है खतरनाक तौर पर होता है, क्योंकि जो स्थानीय तौर पर जहाँ पे टॉर्नेडो गुजरा वहाँ उखाड़ पखाड़ के सब फेंक देता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उससे जुड़े हुए तथ्य विशेषताएं हैं। तो किसी भी चक्रवात का जो केंद्र होता है शांत से, उसको चक्रवात की आंख बोलते हैं। बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है, पवन का वेग बहुत कम होता है। ठीक, अब चक्रवात अपने केंद्र यानी आंख के ऊपर चारों ओर जो कपासी वेग होता है उसमें संघनन से ऊर्जा लेते हैं। जब ये चक्रवात लैंड फॉल करते हैं तो आर्द्रता की आपूर्ति बंद होती है, चक्रवात कमजोर हो जाता है। ठीक है, वैसे चक्रवात जो देखें तो यहाँ पे ध्यान दो, वैसे चक्रवात जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पार करते हैं वो और दिशा अक्सर दिशा बदलते हैं, वे अधिक विनाशकारी होते हैं। ठीक है, अनुकूल स्थितियाँ यही हो, जैसे विशाल समुद्री सतह हो, बहुत अधिक सतह रहेगा, टेम्परेचर कितना हो 27 डिग्री से सेल्सियस से अधिक हो। ठीक है, तो वही बता रहा था कि जब आपका सी सरफेस टेम्परेचर जब ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे जो मरीन का हीट वेव का, तो वहाँ से वो बहुत अधिक खतरनाक होता है किसी चीज़ के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए, क्योंकि जब टेम्परेचर जब उसका अधिक होगा और सबसे पहले कोरियोलिस फोर्स मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, किस लिए, कोरियोलिस फोर्स की अनुपस्थिति के कारण। ठीक, तो ये बातें हैं, इस फैक्ट है, इसको याद रखना। और पवनों का जो ऊर्ध्वाधर गति होता है
उसमें लगातार बदलाव होते रहता है और लो टेम्परेचर जो बनता है उसी का फिर बाद जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए अनुकूल स्थितियाँ होती हैं और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। चक्रवात बनने पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यह है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात पहले से ज़्यादा प्रचंड हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है, सी सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, अनेक प्रभावित जो कार्य हैं वो मरीन पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। और अगर देखें तो संघनन वगैरह की जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं तेज़ी से होती है। तो जो ये पूरा प्रचंड जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इसी कारण से हो रहे हैं। सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गर्म रह रहा है और ये बहुत अधिक जो है खतरनाक स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। भारत में जो उष्णकटिबंधीय मैंने बताया ना कि बंगाल खाड़ी में अधिक बनते हैं और पूरा ये अधिक जो है काफ़ी समय तक इसका रेशियो, मतलब अरब सागर में अगर 1 तो बंगाल खाड़ी में 4, जब तक अरब सागर में 1 आता बंगाल खाड़ी में 4 आ जाते हैं। 4:1 का ये है, ठीक है। और भारत में तो पश्चिमी तट पर भी अधिक हो रहा है क्योंकि अरब सागर और तमाम जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में भी अब ये चीज़ें बदलने लगी हैं, ठीक है। भारत में अगर देखो तो IMD की कलर कोडेड मौसम चेतावनियाँ हैं। तो ग्रीन अगर होती है तो चक्रवात पूर्व चेतावनियाँ 72 घंटे पहले, येलो चक्रवात अलर्ट होता है 48 घंटे पहले, ऑरेंज चक्रवात की वार्निंग होती है 24 घंटे पहले और रेड माने कि 12 घंटे पहले लैंडफॉल जो होता है तो, ठीक है। अच्छा, हाल ही में एक और खबर में था कि साफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, हाल ही में जो है इस पर 5 श्रेणी 5 का एक सुपर टाइफून जो था इसी साहिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल पे, ये दक्षिणी चीन सागर का हैनान द्वीप है वहाँ और दक्षिण पूर्व से उसे टकराया, ठीक है। तो ये बातें, अब ये 5 श्रेणी, ये जो है सामिर सिम्पसन हरिकेन जो है ये विंड स्केल है, ये 5 श्रेणियों में तूफानों को जो है हरिकेन्स को ये डिवाइड करता है। 5 सबसे अधिक प्रचंड और विनाशकारी होता है, ये बात को ध्यान देना, 1 सबसे कम होता है। अब आता है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, ये मैंने आपको बताया था, पिछले साल भी पढ़ाया था। सिक्किम की एक जो झील थी उसमें ब्रस्ट हुआ था और ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड भी किया है ISPCS स्टडी पे, उसको आप देख सकते हो। तो वहाँ पे भी एक जो है ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुई थी। तो हाल ही में CWC है, सेंट्रल वाटर कमीशन, इसकी एक रिपोर्ट आई कि हिमालयी क्षेत्र की जो हिम नदियाँ हैं और अन्य जल निकाय उसका आकार के सतही क्षेत्रफल में विस्तार हुआ। क्यों हुआ है तो वो समझो आप समझ रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उससे क्या हो रही है, हिमनद पिघल रहे हैं, आकार में वृद्धि वहीं हो रही है, ठीक है, सबसे बड़ा प्रभाव। अब इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जो हिमनदी जल है उसके क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, ठीक है। 33.7% की वृद्धि हुई है 2001 से लेकर 2024 के बीच में। भारत की जो अगर 67 जो हिमनदी झील है उसका सतही क्षेत्रफल में 40% से अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। सिक्किम में यहीं पे पिछली बार का जो खबर में था मैंने आपको पढ़ाया था। सेंट्रल वाटर कमीशन मंत्रालय कौन सा है, जल शक्ति मुख्यालय हेडक्वार्टर में है, ठीक है। केवल सतही जो सरफेस वाटर उसके मैनेजमेंट का काम करता है। और ये प्रीलिम्स में फैक्ट बन सकता है, CWC, ध्यान देना, केवल सतही जल के प्रबंधन काम करता है। ये फैक्ट प्रीलिम्स में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको स्टार मार्क कर रखा था, देखो यहाँ डिलीट भी हो गया होगा, नहीं तो मैं इसको स्टार कर रखा था, इसको स्टार कर लेना आप। CWC केवल सरफेस वाटर, लेकिन ग्राउंड वाटर का काम कौन करता है, केंद्रीय भूजल करता है, ठीक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो हिमनदी झील के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से जो निर्मित होने वाले जल निकाय हैं हिमनदी झील है। अब ग्लेशियर आगे बढ़ता है या उससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो नीचे की जो भूमि होती है ना वो अपर्दित हो जाती है और वहीं पे क्या होता है, गड्ढों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे बर्फ़ था, ठीक है, अपर्दित होती गई और यहाँ पे जो हिमनद था वो खिसक के जो है आगे चला गया। तो यहाँ अपर्दित भूमि पर जो है यहाँ पे अब क्या हुआ कि गड्ढा हो गया, तो गड्ढा होने से वहाँ पे जल का जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसकी 4 श्रेणियाँ हैं हिमनदी झीलों की, जिसकी जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया कैसी बनी है उसके हिसाब से। और उत्तराखंड में तो यहाँ पर बताया गया एक रिपोर्ट है, उसको छोड़ दो, ये आप इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हिमोड़ हिमनदी, हिम निर्मित हिमनदी, अपर्दन से निर्मित हिमनदी झील और अन्य हिमनदी झील। तो गोल्फ के बारे में बात करते हैं तो ये समझो आप, गोल्फ क्या है कि जो नेचुरली तटबंध होता है ना उससे क्या होता है कि हिमनदी झील का पानी अचानक से तेज़ी से ढलान की ओर बहने लगता है और निचले ढलान में बाढ़ आ जाती है, इसे गोल्फ कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं जो पिछले साल की मैंने क्लास में पढ़ाया था, खबरों में क्यों था कि दक्षिणी लोहांक झील थी, कहाँ पे थी, सिक्किम में। दक्षिणी लोहांक झील यहाँ पे दिया गया, सिक्किम दक्षिणी लोहांक झील थी। और वहाँ से क्या हुआ कि तीस्ता नदी का पानी जो था वो बढ़ गया। जैसे देखो ये पहाड़ है, पहाड़, ठीक है, ये पहाड़ है, मान लो यहाँ पे हिमनदी झील है, ठीक। यहाँ पे उसका पानी का प्रेशर दबाव बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक जो तटबंध था वो टूट गया। अब इससे नीचे जहाँ पे तीस्ता नदी के बहाव था वहाँ पे बहुत अधिक जलस्तर बढ़ गया, क्षेत्र में पूरा बाढ़ आ गया, ठीक है, ये चीज़ें थी। अब इसी को बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध, जहाँ टूटेगा हिमनदी झील का पानी जो होगा बढ़ने लगेगा, ठीक, ये चीज़ें होती हैं।
अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि अब जो गोल्फ की 3 विशेषताएं होती हैं, इसको संभावित जलवायु आपदा के रूप में जो है हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में शामिल कर लिया गया, सूचीबद्ध कर लिया गया है। गोल्फ की 3 विशेषताएं हैं। इस झील से देखें तो जहाँ पे देखो तो झील में जल का जो है अचानक बड़ी मात्रा में पानी बहेगा, तेज़ी से घटना होती है और निचले हिस्से तक पानी जो है बहुत व्यापक मात्रा में पहुँच जाती है। बहुत अधिक जो हिमालयी राज्य है उसके प्रति सुभेद्य हैं। ठीक है, हाल फिलहाल के अगर हम देखें तो वो आपका दक्षिणी लोहांक वाली झील थी। गोल्फ के कारण भी है, भूवैज्ञानिक कारण भी है, कई सारे डैम्स होते हैं, आकृति विज्ञान भौतिक कारक भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ग्लेशियल होता है, फिर हिमोद बांध में अस्थिरता होती है जहाँ पे वहाँ पे, और हिम निर्मित बांध होते हैं वो टूट भी जाते हैं। तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं, इसी कारण से ये बांध टूटते हैं। प्राकृतिक जो भी बैरियर्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ये बहुत सारे कारण, ये कारण तो है नहीं, तो उससे पानी जो है वो बहता है बस। इसके प्रबंधन के लिए भारत में बहुत सारी जो है पहल शुरू की गई हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसके लिए एक जो है दिशा निर्देश गाइडलाइंस भी जारी किया है। ठीक है, फिर बहुत सारे जो है इसमें ध्यान देना है आपको कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडी के तहत यहाँ पे इसकी रिपोर्ट भी तैयार की। फिर इसकी रिपोर्ट पे कार्रवाई की भी बहुत सारी चर्चा हुई, संसद सदन में भी हमारी चर्चा हुई थी। इस तरह से वैश्विक तौर पर भी कुछ पहल की गई हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंदकुश हिमालय क्रासफील्ड पहल शुरू की है। ठीक, इसी तरह से यूनेस्को जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी कार्यक्रम चला रहा है। आपदा जोखिम के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है ही। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क 7 लक्ष्य हैं इसमें। ठीक है, ये आपको मैंने ऊपर पढ़ाया ही। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है तेल रिसाव। सुर्खियों में क्यों रहा कि एनजीटी ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मार्च 2023 में जो नागपत्तिनम तट था उस पर तेल रिसाव के लिए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भुगतान करने का आदेश दिया। किसने दिया? एनजीटी ने। स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, ये है पर्यावरण पे कार्य करता है। पर्यावरण से जो भी जितने भी कानून हैं उसको रेगुलेट, इसके तहत मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया भी था कि बहुत सारे एक्ट हैं जिसके तहत उसको शक्तियाँ मिली हुई हैं, और ये पर्यावरण पे जो है पूरी एक तरह से कहें तो पूरा तरह से न्यायिक तंत्र है इसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी ने जो है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को 2023 में नागपट्टिनम का तट है वहाँ पे तेल रिसाव हुआ, 5 करोड़ रुपये का जुर्माना जो है वो भरने का आदेश कर दिया। तेल रिसाव होता क्या है? तो तेल रिसाव प्रदूषण का रूप होता है। ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण ही समुद्री सेक्टर में तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का रिसाव होता है। कैसे? तो पाइपलाइन, रिफाइनरी, टैंकर वगैरह में, बारिश वगैरह में लीकेज वगैरह हो जाती है जिसके कारण से फट जाता है, तो वहाँ पे ऑयल स्पिल, तेल का रिसाव होता है। इससे जैव विविधता की बहुत व्यापक तौर पे हानि होती है। फूड चेन का पूरा प्रोसेस जो होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और अब तटीय अपरदन भी बढ़ती है। इसके हटाने की तरीके, कुछ तकनीकें हैं। ठीक है, तकनीकें हैं तो वो समझो। बायो रेमेडिएशन, जैविक तकनीक क्या है? आयल जैपर, क्रूड आयल और जो तेली गैस स्लज होता है उसके हाइड्रोकार्बनिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। ओलिवोओरस एस होता है, ये ऑयल जर के समान है जिसमें कि हाई सल्फर वाली जो कंसंट्रेशन वाली जो तैली गाद और क्रूड ऑयल से निपटने में अधिक सक्षम होता है। इसी तरह से फ्लोटिंग बूम भी होता है। सोर्बेंट्स का इस्तेमाल होता है, भूसा वगैरह, ज्वालामुखी राख का। बूम और स्कीमर, बूम क्या होते हैं? भौतिक अवरोध होते हैं, तेल के फैलाव को धीमा करते हैं, फैलने से रोकते हैं। और स्कीमर क्या होते हैं? तेल को हटाने के लिए उपयोग करने वाली नायकाएँ होती हैं। बूम और स्कीमर का भी इस्तेमाल होता है। तकनीकें हैं, इसके लिए बहुत सारे कानून और जो है सम्मेलन भी हैं, हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मारपुल मैंने आपको पढ़ाया भी है। भारत में देखें तो राष्ट्रीय तेल आपदा आकस्मिक योजना 1996 है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, और जो है आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला तो है ही। ठीक है, भूस्खलन की बात हो रही है तो खबरों में क्यों रहा है? क्योंकि कोयला खनन मंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केंद्रीय कोयला खनन मंत्री ने कहाँ पे किया? कोलकाता में किया। ठीक है, कोलकाता में। अब आती है इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आप समझ ही रहे होंगे। भूस्खलन जब है तो भूस्खलन के बारे में जानकारी देगा, खतरों के बारे में उसको चेतावनी बुलेटिन जारी करेगा, एक जो है प्रणाली शुरू करेगा। इस अब तक जो है भू संकेत वेब पोर्टल भी शुरू किया गया है भूस्खलन के बारे में, इसके लिए पूर्वानुमान जारी करने के लिए। भूस्खलन मोबाइल ऐप भी चालू हो चुका है। भूस्खलन होता क्या है? तो मास वेस्टिंग होती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में मलबे, मिट्टी, सैल जो होते हैं, ढाल जो पहाड़ ढालों से नीचे खिसक कर गिर जाते हैं। और हाल में देखें तो बहुत अधिक जो घटनाएं हुई वो केरल के वायनाड में जिले में भूस्खलन हुआ, वहाँ पे खतरा हुई, बहुत अधिक लोगों की जान माल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण पहल भी की गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम आपदा प्रबंधन रणनीति भी है। राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम भी है, जो भी भूस्खलन संभावित क्षेत्र है उसके लिए। भूस्खलन जोखिम शमन योजना भी है।
ठीक है। और भारत का हमारा भूस्खलन एटलस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। भारत का भूस्खलन एटलस किसने जारी किया है? तो इसरो ने जारी किया है। इसरो जारी करता है, इसरो द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। कौन बनाया है? तो इसरो ने बनाया है। क्या बनाया है? भारत का भूस्खलन एटलस। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका अभी यहाँ पे भूस्खलन के लिए चेतावनी पूरा तंत्र जो है, पूर्वानुमान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो कोलकाता में खोला गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल सिर्फ एक क्लास और होगी इन्वायरमेंट की मैगजीन खत्म हो जाएगी, और एक क्लास आर्ट एंड कल्चर की होगी, जिसमें आर्ट एंड कल्चर खत्म होने वाला है। तो कल मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा और शाम को इन्वायरमेंट। कल इन्वायरमेंट और आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाएगी। सोशल इशूज़ की मैगजीन आ गई है, 50 पेज की है, 2 क्लास में उसको खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक एक साथ चलेगा, और उसको भी हम लोग बहुत जल्दी ही खत्म करने वाले हैं। जैसे जैसे मैगजीन्स आ रही हैं उसको मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।